बचपन कैसा था? इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। मम्मी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। आप आगे से कॉलेज में कैसे हैं? स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग जब आपको सुसाइड करने का मन किया, मुझे का टाइम क्या है इन सब चीजों का। सबसे ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा लोगों ने फैमिली में सुसाइड किया। बच्चों को फैमिली से उतना अटैचमेंट नहीं मिल पाता है, वो डिटैच फैमिली से होकर तब ये सब सोचेगा ना। जैसे ही सूरज ढलता है हम घर के लिए निकल जाते हैं। आज ही हमारे कहते थे हम लोग यार मराठी ना, साचा करा, पर किसी भी काम को फुल कंसंट्रेशन से करो तो वो भी टेक इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। यस। हेलो गाइस, वेलकम टू रीमेकिंग द ट्रुथ। आज का पॉडकास्ट बहुत अलग होने वाला है। जैसे हमारे अलग अलग पॉडकास्ट आए हैं, रूपा मैम के साथ आए हैं, मुकेश सर के साथ आए हैं, मोना मैम के साथ आए हैं, तो आज जिनके साथ हैं शाश्वती मैम के साथ बहुत यूनिक होगा और पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो कितने छोटे हैं और लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले स्वागत है आपका शाश्वती मैम हमारे प्लेटफॉर्म में रीमेकिंग द ट्रुथ में। आज मैं टू बी फ्रैंक में बताना चाहता हूँ कि आज ना कुछ यूनिक होगा। मतलब जैसे हम लोग ने आपकी स्टोरी सुनी है, बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि आपने लाइफ के हर फेजेस देखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कैसा था? बेसिकली मैं ग्वालियर की हूँ, मध्य प्रदेश में। और बचपन में हम लोग बहुत ही मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। मम्मी सुबह उठ के और हम लोगों का खाना वाना बनाते, और एक कमरे का हमारा छोटा सा घर था, उसी में पढ़ाई होती थी, उसी में स्टडी, उसमें सब। और मम्मी सुबह 7 बजे ट्यूशन्स पढ़ाने निकल जाती थी। लोगों के यहाँ मम्मी ने चपाती बनाई है, और मम्मी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। और बाकी सब लोग हंसते थे क्योंकि ऐसी कंडीशन में मम्मी हम सोचे कि हम डॉक्टर बने या भाई मेरा इंजीनियर बने, तो खाने के तो यहाँ लाने पड़ेंगे, क्या बनाएंगे। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। से गरीब होता है कोई तो उसको थोड़ा सा इग्नोर भी करते हैं, तो मम्मी पापा को भी इग्नोर कर देते हैं। पर फिर भी उस फेस को भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत लोगों को से हमने इंस्पिरेशन ली। और उनको देख देख कर कि मेरी एक दीदी है, तो उसने अगर पीएचडी की तो मैंने पीएचडी की, उसने एमएससी की तो मैंने की, उसने ट्यूशन स्टार्ट की। तो धीरे धीरे से आगे मैं जब 11th में थी तब मैंने ट्यूशन शुरू कर दी थी पढ़ाना। और फिर 2 बच्चे, फिर 4 बच्चे, फिर 5 बच्चे, कहते कहते फिर ग्वालियर में इतना नाम हो गया कि आज तक मेरा कोई भी वहाँ पे होर्डिंग नहीं था, कोई भी एडवर्टाइजमेंट मैंने नहीं की। पर मोर देन 200 स्टूडेंट्स मेरे पास रहते थे। सुबह 5 o'clock से मैं पढ़ाती थी 8 o'clock तक। फिर मैं कॉलेज में, मुझे विजिटिंग फैकल्टी के लिए बुलाया था इंटर कॉलेज में, जिस फॉर मी कि मतलब ये बच्चे आएंगे, ये टीचर आएंगे तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद आई वॉज रीडर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर मैं धीरे डायरेक्ट ट्यूशन पे जाती थी, अगेन मेरे बैचेस रहते थे और मैं रात को घर आती थी। बाद में धीरे धीरे मैंने मम्मी पापा के लिए घर लिया, ये लिया। और स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में होता है, तो आज जो देख रहे हैं वो स्ट्रगल का ही शायद परिणाम है कि हम सब कुछ अचीव कर लिया। एंड नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे और ज़्यादा भी नहीं चाहिए, जो है उसमें आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आपके घर में कितने लोग थे बचपन का फैमिली में? मम्मी पापा भाई मेरा और मैं, चार। चार लोग थे। आपकी कॉलेज कहाँ से हो? आपके गांव से हुआ या फिर आप मुंबई? नहीं, मुंबई तो मैं आफ्टर मैरिज हूँ, ग्वालियर में ही हूँ। मेरा कौन से कॉलेज? ग्वालियर में मेरा कॉलेज स्कूल था पद्मा विद्यालय, और कॉलेज था केआरजी कॉलेज, कमला राजा कॉलेज। आपके कॉलेज के टाइम पे कोई ऐसा फेज है जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा कोई कॉलेज के टाइम पे, जैसे फीस में या फिर? वो स्कूल के टाइम से ही था। मम्मी अगर पापा जी तो नाटकों वाटकों में रहते थे, स्टेज आर्टिस्ट थे। हाँ, पापा, हम लोगों ने भी बहुत नाटक किए, बहुत म्यूजिक में किया, नाटकों में किया। पापा तो स्टेज आर्टिस्ट थे। बेचारी मम्मी ने कैसे कैसे हमको पढ़ाया है। मतलब मुझे अभी तक याद है जब पानी आता था और छोटे से रूम में खाना बना, चूल्हा जलता था, तो मम्मी उसके ऊपर छाता रख के फिर बनाती। तो एक्चुअली हम पढ़ लिख गए वो मम्मी के बाद। क्रेडिट गोज टू हर। हाँ, आपके साथ ही रहते हाँ, हैं? मेरे साथ। इस बुढ़ापे में एटलीस्ट उनको शांति मिली थी। ऐसे नहीं, भाई वगैरह है, बट शी फील्स मोर कंफर्टेबल हियर। आप आगे से कॉलेज में कैसे हैं? मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मेरे मम्मी ने कहा कि तुम पहले पीएचडी करो क्योंकि आफ्टर मैरिज कुछ होता नहीं है।
फिर पीएचडी की, नेम फेम सब हो गया। फिर एक टाइम आता है ऐसा लगता है कि मम्मी पापा भी ओल्ड हो गए, तो फिर जाके थोड़ा लेट मैरिज हुआ मेरा। पीएचडी हो गया, बीएड हो गया, सब हो गया। उसके बाद मैंने शादी की। शादी आई, फिर हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे मैंने 4ठी क्लास में पढ़ाना शुरू किया, फिर ब्रिलियंस में। और ना केवल मेरा आरडी नेशनल, मेरा महाराष्ट्र कॉलेज में हो गया, साठे कॉलेज में हो गया, पर वहाँ पे रिजवी में हो गया। रिजवी में मैं अपर कट ऑफ में गई। साठे में माइनॉरिटी कॉलेज था, वो कभी भी वो पोस्ट उसको जा सकती थी, माइनर्स को, माइनर से ज़्यादा रिजर्व करे तो। और नेशनल कॉलेज का मुझे हो गया, मतलब पहले 10 जन थे, तो आई वॉज केयरिंग कि अरे बाबा मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ, मुंबई आई हूँ, मुंबई का नाम ही इतना बड़ा होता है, मेरा होगा कि नहीं। वो 13 जनों में 3 शॉर्ट लिस्ट हुए, यूनिवर्सिटी पैनल मिला और उसमें मेरा हो गया। कैसे हुआ तो शायद वहाँ पे मैं कोचिंग वगैरह बहुत पढ़ाती थी, तो बेसिक्स वगैरह थोड़े ठीक ठाक रहे होंगे। मैंने ना, टू बी फ्रैंक, मैं 2 ईयर्स से कॉलेज में हूँ। मैंने देखा है कि डिग्री में जब से आया हूँ हर एक टीचर को देखा है, बट आप ना अपने काम के लिए अलग ही पैसन है, मतलब दौड़ना है और आपको नाम भी नहीं चाहिए। जैसे कि एक बार हमारा जब यूथ फेस्ट हुआ था, आपने पूरा काम किया, लेकिन जब फोटो खींचने का टाइम आया आप दिखे ही नहीं। हम लोग ने बहुत ढूंढा, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो लेकिन जब हमें समझ में आया कि आप फोटो के टाइम पे ऐसे कभी नहीं करते, मुझे आगे खड़ी कर दो, और काम पे हमेशा आगे रहते। काम करो तो अपने आप नाम हो जाता है। हाँ। तो बाकी सब जानने ही लगते हैं ना, उसमें फोटो की क्या बात है, अपने आप हो जाता है वो तो काम करने से। और एक टाइम होता है ना, कॉलेज के लिए अलग टाइम है, फैमिली के लिए अलग टाइम है, तो एक टाइम लिमिट है, वहीं तक हम कॉलेज में रह सकते हैं, उसके बाद तो घर आना है ना। फैमिली भी तो है, ये सब ब्रेड बटर है, लेकिन फैमिली भी तो है ना, उसको भी देखना है। और अभी बेटा छोटा है तो प्रायोरिटी तो है ही। अच्छा, आपके बेटे के बारे में कभी बात नहीं की? आपको क्या सपना है? मेरी इच्छा तो है कि वो आईआईटी इंजीनियर बने। मेरी स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि उसके आईआईटी इंजीनियर बने, इसलिए मैं उसका फोकस करती हूँ मैथ्स और फिजिक्स पे ज़्यादा। दो इज वेरी गुड इन केमिस्ट्री और लैंग्वेजेस वगैरह भी, बुक्स वगैरह भी बहुत पढ़ता है वो। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आईआईटी में जाए, आईआईटी इंजीनियर बने। कोई मतलब कुछ सपना आपका था या फिर आपको बनना? नहीं, मेरा है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में रीडर थी, तो स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, तो वो इंजीनियरिंग ही बैठा हुआ है दिमाग में। इट इज़ इन माई माइंड, अरे बेटा वो इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए, बाकी उसकी इच्छा। हमारे किसी पॉडकास्ट में गेस्ट में पूछते हैं कि कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा पल आया है या फिर मोमेंट आया है जब आपको सुसाइड करने का मन किया हो? हमारे पास जब कुछ नहीं था तब भी हम खुश थे, क्योंकि कुछ क्रिटिसाइज करते थे तो बहुत अच्छे लोग भी थे जिन्होंने हमारी हेल्प की है। और सोचने का टाइम क्या है इन सब चीज़ों का। काम करते गए, 11th में थे तब से साड़ियों को फॉल लगाती थी मैं खुद, इतनी साड़ियाँ आती थी मेरे यहाँ। उसके बाद ट्यूशन्स करते थे, चप्पल टूटी भी हो ना तो भी पिन लगा के दौड़ते थे, पर काम करते रहते थे। कंट्रोल की लाइन में हम कितनी कितनी देर तक खड़े रहते थे बाबा रे, अभी तक याद है मुझे, स्टिल आई कैन रिमेम्बर। तो ये सब सोचने का टाइम ही नहीं था। सोसाइटी नेगेटिविटी तो उनमें होती है ना, मतलब हर किसी का अपना अलग होता है, कभी सोचने का टाइम नहीं मिला। एक दीदी थी, उसने बीएससी किया तो मैंने भी बीएससी, उसने एमएससी किया मैंने भी किया, उसने पीएचडी किया तो मैंने भी पीएचडी किया। और बस भगवान की कृपा है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, इतने सारे और बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनके पेरेंट्स के आशीर्वाद है, अपने आप सब स्मूथली होता चला गया। सब कहते हैं जॉब प्रॉब्लम है, मुंबई में आई, एक नहीं 3 कॉलेज में हो गया। ये सब ऊपर वाले की देन है, अपना कुछ नहीं, हम कुछ नहीं यहाँ, हम वो ऊपर वाला हमसे सब करवाता है, और बड़े लोगों का सबका आशीर्वाद है। हमने अभी ना एक हाल में कॉल लगा था, व्हाट्सएप में कॉल किया था, उसमें आया था कि वाई द स्टूडेंट्स आर सुसाइड। तो उसमें हमने 4 अलग अलग ऑप्शन दिए थे। एक था फैमिली प्रॉब्लम्स एंड सोसाइटी, मनी, या फिर कॉम्पिटिशन या एग्जाम। सबसे ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा लोगों ने फैमिली एंड सोसाइटी बनाया। क्या होता है ना, अभी भी छोटे शहरों में क्या होता है, कंबाइंड फैमिली होती है, जिससे हम कहते हैं कुटुंब। तो बच्चे को है ना, मम्मी का ध्यान नहीं रहा तो दादा दादी देख लेंगे, चाचा चाची, सब अभी भी उतनी बॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्ग है, उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग है। और बड़े शहरों में क्या होता है ना, मम्मी अलग, अब सबके जॉब से दूर दूर है, आने में लेट होते हैं, फिर पेरेंट्स, हो सकता है ना कोई इसको अदरवाइज मत ले, पर हाँ ये मेरा है कि शायद बच्चों को फैमिली से उतना अटैचमेंट नहीं मिल पाता, न्यूक्लियर फैमिली होने से, दादा दादी है ये मालूम नहीं पड़ पाते,
मदर फादर यहाँ रह रहे, बाकी सब फैमिली गांव में रह रही है, शायद वो अटैचमेंट नहीं रह पाता। घरों में एक हाथ बड़े रहने का, ओल्ड या दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स का होना जरूरी है। वो बच्चों में संस्कार डालते हैं, और अगर ये संस्कार हम में है ना, कोई भी किसी भी कास्ट का और रिलीजन को, अगर ये बड़े घर में है तो वो संस्कार डालते हैं। अगर संस्कार है तो बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो डिटैच फैमिली से होगा तब ये सब सोचेगा ना। अगर वो डिटैच इन बॉन्डिंग है तो पहला ख्याल आएगा मेरी मम्मी क्या सोचेंगी, मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरी दादी दादा मेरे लिए सब कुछ है, वो क्या सोचेंगे। ऐसा मेरा मानना है ना, दिस इज माई व्यू। तो इसलिए शायद हम लोग तो बहुत प्यार से रहे, उनको ऐसा कभी कुछ जरूरत नहीं पड़ी ना, हमने कभी सोचा। पर नए बच्चों को मैं ऐसे कहूँगी कि नहीं, थोड़ा अपने फ्रेंड्स से, मम्मी पापा से अटैच रहो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेरेंट्स को भी कहूँगी बच्चों को दे, हाँ, वो जितना हो सकता है। आपका ओपिनियन क्या है पेरेंट्स के लिए? मतलब जैसे पेरेंट्स आजकल के होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। मेरे भी कुछ मेरे एरिया में भी हैं, वो उनके जो पेरेंट्स हैं ना, जो बेसिकली अपने जॉब से आते हैं, उन्हें पता नहीं कि उनका बच्चा क्या करता है, कैसे रहता है। बस आते हैं, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें पॉकेट मनी मिल जाती है, बट ध्यान नहीं देते। जैसे कि हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक थे, उन्होंने उनके जो काउंसलिंग, आपको पता है? हाँ। सो आजकल जो पेरेंट्स हैं काउंसलिंग में डाल देते हैं अपने बच्चों को, क्या उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें जानना नहीं है अपने बच्चों को। आप खुद टाइम दो नहीं और काउंसलिंग पे डालो, उसका क्या मतलब है? आप बच्चों को टाइम दो ना थोड़ा। अभी क्या होता है, आप लोगों की जो एज है ना, ये बहुत ट्रांजिशन फेज होता है, क्रिटिकल, स्पेशली टीनेज से। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्रेंडली बन के रहना चाहिए। फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी मेरा बच्चा था ना, हम दोनों भी, कल भी रात को मैंने उसके साथ मूवी देखी। हम लोग तो रात को 1 बजे 1:30 बजे में, और मेरा बेटा, हम दोनों रात को वीकेंड सेलिब्रेट करते। कभी कभी रात को खाना वाना हो जाता है, हम दोनों ऑटो से पूरा सीलिंग तक जाते, फिर वापस आते। फालतू जाना है और जाना है। अभी यहाँ पे एक फेयर लगता है, जत्रा वत्रा, मैं उसको लेके जाती हूँ, हम जाते हैं, तीनों जाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बाहर के बहुत ऑफर्स आए, पर नहीं गए वो, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। तो अभी इस समय बच्चे को जरूरत है, और ना केवल इस बच्चे को, बल्कि कॉलेज के बच्चों को भी, वो भी हमारे बच्चे, उनको भी जरूरत है। अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते ना, मैं तो कितनी बार बताती हूँ कि अरे बाबा, आप अपनी लड़कियों की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, उनको पढ़ने दो, थोड़ा पैरों पे खड़े होने दो अपने। कितनी बार बताती हूँ, मैं घर पे फोन करती हूँ, अरे बेटा कॉलेज में नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन, हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है, हम देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं तुम नहीं देखा होगा कितनी बार मैंने घर पे फोन करती हूँ मैं। मैम यही पूछना था आपसे, आपको याद हो 13 में थे हम लोग, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो लोग आपके नाम पे कंप्लेन डालते, ठीक थे। तो लेकिन तब भी आप ऐसे थे कि आपका थोड़ा मूड ऑफ रहता था, तब भी आप उन्हें माफ़ कर देते थे। बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, अभी एज तुम्हारी ऐसी है ना, एग्रेसिव। मैं उनसे अपने को कंपेयर करूंगी तो मेरे में और उसमें क्या फर्क रहेगा? वी आर जस्ट लाइक योर पेरेंट्स ना। yes. तो अगर मेरा बच्चा 10 बार चीजें खराब करेगा तो उसको माफ कर ही देंगे ना। ठीक है, वो लड़की ने भी आके सॉरी बोल दिया, सॉरी बोलना नहीं था, पर आज मेरे और उससे अच्छे रिलेशन है, ठीक है, डाला होगा उसको, उस समय गुस्सा आया होगा, डाल दिया होगा, थोड़ी देर बाद हो गया नॉर्मल। कैसे इसको है ना, रिवेंज फॉर्म में नहीं लेना चाहिए कि अरे इसने मेरा ऐसा किया तो मैं ऐसे करूँगा। ये सब छोड़ देना चाहिए, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। अगर हम इसी में अटके रहेंगे ना, तेरा मेरा, फिर इससे हम कभी आगे निकल ही नहीं पाएंगे। छोड़ दो इन सब चीज़ों को, आगे बढ़ो, रात गई बात गई। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपसे कि जब भी आपकी 58 एज हो जाएगी, आप रिटायर हो जाओगे, फिर कुछ प्लान है लाइफ में कुछ और करने का? अपना तो टीचिंग ही प्लान है, मुझे तो टीचिंग ही अच्छा लगता है, और आगे में मैं टीचिंग भी करूँगी। पर मेरी ऐसी इच्छा है कि गर्ल्स के लिए या होम लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा ऐसे करूँ। अच्छा, अभी भी ऐसे कई हैं जहाँ पर गर्ल्स को मतलब उतनी अथॉरिटीज़ नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट भी है और उतना उनको वैल्यू नहीं समझी जाती है उनकी, है अभी। फिर भी कई बार में आजकल लड़कियाँ भी थोड़ी चेंज होता जा रहा है माहौल। बराबरी करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, दोनों तरफ से। पर मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ करो,
एटलीस्ट एक लड़की को तो भी पढ़ाऊँ आगे जाके फुल अच्छी तरह से, ऐसी इच्छा है। और ओल्ड लोगों के लिए, ओल्ड बेचारे दया आती है उनको, बच्चों जैसे हो जाते हैं। हम उस एज में आएंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अभी भी अपने जो अपने ओल्ड है उन्होंने पुराना इतना देखा हुआ है कि वो स्ट्रगल कर सकते हैं लाइफ के साथ। और ये जो नई जनरेशन है ना, ये अभी नहीं स्ट्रगल कर पा रही तो आगे जाके क्या करेगी। छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन होना, स्मोक करना। कॉलेज के बाद देखो ना, ये छोटे छोटे लड़के लड़कियां, कितने लड़कियां भी, मतलब मैं तो स्मॉल टाउन से हूँ तो उनको तो बड़ा अजीब लगता था यहाँ की लड़कियां भी स्मोक करना। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है वो। ऐसे स्मोकिंग सबके लिए ही हार्मफुल है, हाँ, पर फिर भी। मैम आपने एक बात बताई थी कि जैसे ही सूरज ढलता है हम घर के लिए निकल जाते हैं, हाँ तो बचपन से था आपने बताया था। हाँ, पापा जी हमारे कहते थे, हम लोग यार मराठी ना, हाँ। 7-4 घरा, शायद। 7-4 घरा, दिया बत्ती लगता है उसके पहले घर पे आ जाना चाहिए। तो हमको कहीं जाना भी होता था तो हम पहले घर आते थे, बैग वैग रखते थे, फिर मम्मी को लेके उधर भी जाते थे। और अभी भी मेरा यही है कि मैं कॉलेज से एक टाइम के बाद घर आती हूँ, फिर कहीं जाना है, हस्बैंड है, बेटा है, मम्मी है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, बगल में ही रहती है, उनके साथ हम लोग जाते हैं। लेकिन एक टाइम है, वो टाइम के बाद तुम कहोगे दिन भर वहीं बैठे रहो तो, या बाहर घूमते रहो, तो आई कांट। अभी वो बचपन से आदत लगी है कि दियाबत्ती के समय घर पे आना है और आ जाना चाहिए। मतलब अपनी एक जो प्रथा है, कल्चर है, रिचुअल्स है, उसको फॉलो करना चाहिए। आप कल्चर को बहुत हाँ। वो करते हो, आपका घर भी दिखता है हाँ। कि आप अपनी जो रिलीजन है उसमें बहुत फॉलो करते हैं। तो आप कुछ मेडिटेशन भी करते हो साथ में? मेडिटेशन हाँ थोड़ा सा देख लेते से, बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं मिलता। टाइम ऑनेस्टली मतलब हाँ बोलिए, टाइम नहीं मिलता मुझे इतना। कभी कभी कर लेते अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह, पर किसी भी काम को फुल कंसंट्रेशन से करो तो वो भी टेकिंग ए पार्ट ऑफ मेडिटेशन। यस। थोड़े प्लांट्स है उनको बहुत प्यार से पानी दो, वो भी एक मेडिटेशन का है। हमको जो काम दिया उसको बहुत प्यार से करो, वो भी एक मेडिटेशन है। खाना बनाते समय थोड़ा भगवान का गुनगुनाओ, खाने में स्वाद आ जाता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ऐसे ही अलग से बैठ के मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता, पर करना चाहूँगी। ये यूनिक ओके। लास्ट इज जैसे कि आज की जनरेशन है, जो आपने कहा जेनजी जनरेशन है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना। मेडिटेशन तो उनके लाइफ की चैप्टर में ही नहीं है कि उनको मेडिटेशन कभी लाइफ में करना है। बट मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। 13th की बात थी, एग्ज़ाम सारे रिजल्ट आ गए थे। मेरा एक दोस्त था, तो मैंने उनको मैसेज किया और वो फेल हो गए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या अभी 14 करेंगे या फिर वापस से, कि पास हुआ या नहीं हुआ तुम। तो कहता अगर मैं क्लास में दिखा तो समझ लेना मैं पास हो गया, नहीं तो मैं मार। तो इतना कि आजकल की जनरेशन है जो छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। डैड और मॉम को, जैसे हमारे एरिया में एक है, वो छोटी छोटी बातों में अपनी मॉम डैड को चिल्लाते हैं, बैड वर्ड्स बोलते हैं, और मतलब इतना भी पेशेंस नहीं है कि सोचें, रुकें। उन्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो नहीं कि मुझे ये चाहिए भी या नहीं चाहिए, 1 मिनट सोच के, जैसे मेरे अंकल ने बताया था कि अगर राहुल तुम्हें कभी भी कोई चीज़ चाहिए 2 मिनट खड़े रहो, सोचो क्या तुम्हारी लाइफ में वो चाहिए या नहीं चाहिए। पर आजकल की जनरेशन चाहिए तो 2 मिनट भी नहीं सोचेगी मुझे टाइम अगर आगे यूज़ होएगा या नहीं होएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फोन सबसे पहले तो आप मोबाइल को अलग रखो। हाँ, ये मैं पेरेंट्स को भी फोन करके बोलती हूँ, आप अपने बच्चे की जेब से मोबाइल निकाल के रखो। ये जो वेव्स है ना, दीज आर वेरी हार्मफुल, सीधे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालती है ना। दूसरा, आप लोग ये जो बाहर का खाना खाते हो ना, ये सब मिक्स वाला रहता है, जंक फूड्स हो गए। घर का शुद्ध सात्विक मस्त खाना खाओ, मम्मी के हाथ का बना हुआ प्यार का खाना खाओ। आपको अगर याद हो, मैं क्लास में भी बताती थी, अरे थोड़े से बादाम खा के आया करो सुबह, है ना। कभी कभी क्लास में मैं ये भी बोलती थी, लेक्चर शुरू होने के पहले 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो। शायद तुम्हारा फर्स्ट ईयर में मैंने लिया नहीं है, पर SY में या TY में मैं बोलती हूँ सुबह कभी कि 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, याद करो कि हमने क्या किया, यहाँ पे सब चलने दो पिक्चर, 2 मिनट आके बंद करके, और उसके बाद करो। तो ये जंक फूड, ये मोबाइल, ये जो है ना, ये और थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो बच्चों को बहुत एग्रेसिव कर रही है।
है ना। और तीसरी चीज कि उनको रेडीमेड सब मिल रहा है ना, उनको स्ट्रगल की आदत ही नहीं है। अब हम लोगों की जो जनरेशन है, तुम्हारे भी पेरेंट्स ने होगा, उनको सब कुछ थोड़ी एकदम अचीव हुआ है, उन्होंने भी तो थोड़ा मेहनत किया है ना। पेशेंस नहीं, उन्होंने मेहनत किया है। छोटा कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। उन्होंने आपका जो घर भरा है ना, वो एक एक मेहनत की कमाई से किया है। अभी बच्चों को सब रेडीमेड मिलता है। अभी हम लोगों की भी गलती, मैंने हमारे भी बेटे के पास एक अच्छा फोन है, लैपटॉप उसका सेपरेट है, पर हम वॉच करते हैं प्रॉपरली। क्या? हाँ, वॉच करते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है। थोड़ी सी जरूरत है आजकल, क्योंकि सारी चीजें मेल पे आती है। और एकदम ये नहीं कि तुम टोटली उसमें उस क्यूबॉइड में घुस जाओ। अरे कॉलेज में बच्चे चलते हैं, देखते हैं सामने कौन आ रहा है, नहीं वो मोबाइल में ही घुसे हुए रहते हैं। क्यों इतना? क्या अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल लेक्चर के समय, चलते समय अलग रख दोगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। एक एडिक्शन हो गया है। और थोड़ा सा घर से बॉन्डिंग अच्छी होगी तो बच्चे ये सब सोचेंगे नहीं। मैम जैसे आपने कहा था कि पेरेंट्स को दिन भर वो कहीं भी रहें, रात को उन्हें अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। जैसे आप एक साथ खाना खाना चाहिए, खाने की टेबल पे नो मोबाइल नो टीवी। हम सब एक साथ बैठेंगे ना, तो हम आपस में डिस्कस करते हैं, अरे तुमने क्या किया, हमने क्या किया, ये क्या किया। तो ये डिस्कशन होता है ना, ये अंदर की जो जितना भी गुबार है ना, उसको निकाल देता है। तो हमारे यहाँ तो अभी भी ऐसे ही माहौल है कि एक साथ बैठेंगे और सुबह का खाना सुबह, शाम का खाना शाम, सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। और मैम ये इंडियन कल्चर में मैंने एक बार बस एक मेरे अंकल से बात किया था, ओझा नाम है इनका। मैंने कहा था कि आज फादर्स डे, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी। कहते हैं फादर्स डे ना ये बाहर कंट्री से आया है। बेसिकली इस दिन होता ये है कि बाहर कंट्री में ना जो पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं कभी लाइफ में बैठ के खाते नहीं हैं। फादर्स डे ही वो दिन होता है जब फादर को एक रूल फॉलो करना पड़ता है। उसी दिन फादर्स डे के दिन सब लोग एक साथ बैठते हैं। पूरे साल में फादर्स डे होता है, सब साथ में बैठते हैं, वरना लाइफ में हम कभी बैठ नहीं बैठते हैं पूरे साल में। अपने यहाँ तो रोज ही मदर फादर डे होता है। कभी अपने ऐसे होता है तुम्हारे यहाँ, इन बच्चों के यहाँ पेरेंट्स साथ में नहीं है? रोज ही होता है। रोज ही पापा की एक बार डांट दिन में पड़ती होगी, एक बार प्यार भी होता होगा। तो अपने यहाँ तो रोज ही, अपने कल्चर में यही है, इसलिए तुम एक साथ रहते थे ना सब। फॉरेन कंट्रीज में वो बॉन्डिंग नहीं है ना, तभी तो बच्चे अलग अलग जा रहे हैं। अपने ऐसे नहीं, अभी भी छोटे शहरों में, इंडिया में वही है, अभी भी हम सब बॉन्डिंग में हैं। तभी तो अभी तक हम बंधे हुए हैं ना, नहीं तो कब के और अलग अलग हो गए होते। वेस्टर्न कल्चर और ज़्यादा आगे आ गया। ऐसे नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ें हमें भी उनसे सीखनी चाहिए, पर उनका सीखने में हम अपना ना भूल जाए। जैसे एक एग्जांपल, हम बर्थडेज मनाते हैं ना, हाँ, क्यों केक में अपने घर की चीज़ें बनाओ ना, मस्त बच्चे को तिलक करो, अपने घर की चीज़ें बनाओ। कितनी अच्छी अच्छी इंडियन डिशेज है, वो बनाओ ना अच्छी अच्छी। ऐसा मेरा मानना है, दिस इज माय व्यूज। तो मैं ऐसे किसी को ये नहीं करी फोर्सफुली कि नहीं तुम ऐसा करो, ये ऐसे हम लोग करते हैं, इसलिए हमारा मानना है, हमने बचपन से वही देखा है, इसलिए हम लोग ऐसे ही। हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था ना, तो रूपा मैम है ना, एचओडी ऑफ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, उन्हें भी यही कहा था साथ में कि क्यों बर्थडे बनाना, क्यों केक काटना, घर में रहो, माँ बाप का आशीर्वाद लो। उस दिन ये सोचो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ उस समय मेरी लाइफ में, और ये देखो मुझे कहाँ जाना है। तुम बर्थडे बना रहे हो, 10-20 हज़ार रुपये ले रहे हो, बिना फालतू में उड़ा रहे हो। नहीं, फ्रेंड्स के साथ रहो ना थोड़ी देर, वो भी लाइफ का एक हिस्सा है। कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम पेरेंट्स से नहीं बोल पाते, तो हम अपने दोस्तों से अच्छे दोस्त भी जिंदगी में होने चाहिए, ऐसे नहीं। पर अपने घर के साथ रहो, अपने जहाँ पे तुमको जाना है, जिस भी भगवान को मानते हो उसके सामने जाओ, एक बार माथा टेक के आओ, जहाँ पे भी जाना है पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, ऐसे मनाओ। उसमें क्या है, केक काटना, मोमबत्ती जलाना, वो भी करो, पर ये अपना मत भूलो। दूसरों का भी अपनाओ पर अपना मत भूलो, मेरा ऐसा कहना है। क्योंकि हम सब धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो अपना ऐसे नहीं कि दूसरों को अपनाने के चक्कर में हम अपना खुद का भूल जाए। ऐसा बस एक लास्ट क्वेश्चन था, आप बचपन से अभी तक जितना भी फेज आपके यहाँ है, आप कुछ वर्ड्स में जितना भी आपको कहना है आप डिफाइन कीजिए। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। बिफोर मैरिज भी हैप्पी थी, अभी भी मैं बहुत हैप्पी हूँ। वो जहाँ संतुष्टि वहाँ पे सब कुछ है, तो मेरे को संतोष है, इससे ज़्यादा की भी इच्छा नहीं है। वो जो है उसमें आई एम वेरी हैप्पी। मेरा भी काम है, मुझे बच्चे को बढ़ाना है, बच्चे को आगे करना है, और मुझे अपने आसपास मेरे ये जो जिनको मैं पढ़ाती हूँ वो भी मेरे ही बच्चे, तो मुझे उनको भी सुधारना है।
यही है मेरा, और कुछ नहीं है, ज़्यादा की अपेक्षा ही नहीं है, खूब बड़े बड़े ख्वाब वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बस, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, बाकी वो बैठा कर देख लेगा। बहुत आप रिलीजेंट है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड ओके, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में और नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।